नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आप लोगों ने बीसीसीआई का नाम अक्सर सुना होगा, सुनते रहते होंगे, लेकिन आज हम स्टूडियो में बात करेंगे डीसीसीबीआई यानी दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की। ये किस तरह का बोर्ड है, यानी संस्था किस तरह की है, किस तरह इस बोर्ड के तहत मैचेस होते हैं क्रिकेट के और किस तरह के लोग खेलते हैं, खिलाड़ी किस तरह के होते हैं, ऐसे तमाम एक बड़ी लंबी सूची है हमारे पास सवालों की और इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे दीपक कंबोज से। स्वागत है दीपक जी आपका इस स्टूडियो में। और दीपक जी दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कोच हैं, यानी टीम के खिलाड़ियों को वो सिखाते हैं और बहुत सारे सवाल हमारे जहन में इस वक्त हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक सवाल से हम रूबरू आपको कराते हैं दर्शकों को और हम जानेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपसे जब निकलेंगे तो बहुत सारी जानकारी दर्शकों तक पहुँचेगी। दीपक जी, शुरुआत से ही शुरू करते हैं जी। कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ आप पले बढ़े, उन गलियों के बारे में, उस बस्ती के बारे में कुछ बताइए। जी, मैं बताना जरूर चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे कि मेरा जो क्रिकेट का सफ़र है वो एक छोटे से गांव जो कि हरियाणा का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, रतिया शहर के पास चिम्मो गांव है। तो वहाँ से मेरा वहाँ पे जन्म हुआ और वहाँ से जो मेरा खेल का सफ़र है शुरू हुआ, वहाँ से मेरी जो शिक्षा है वहाँ से शुरू हुई है। तो वहाँ से जैसे मैं क्रिकेट फील्ड में खेलता गया, 1997 से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था और बहुत ही कम एज में मैंने इस फील्ड को अपना लिया था और नॉर्मल क्रिकेट खेला। मैं काफ़ी लंबा क्रिकेट तो नहीं रहा मेरा, बट मैंने उस चीज़ को बेस्ट करना चाहा, अपना जो बेस्ट देना था मैंने क्रिकेट में वो अपना जितना भी था मैं वो करना चाहा मैंने, और वो मैंने किया भी। कितने साल की उम्र थी आपकी जब क्रिकेट आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गया? आई थिंक 6 साल से मैंने स्टार्ट कर दिया था क्रिकेट। 1997 से मैंने जो क्रिकेट को अपना एक कहते हैं कि हथियार बना लिया था और मैंने खेलना शुरू कर दिया था और काफ़ी लंबे समय तक मैं क्रिकेट खेला और जो चीज़ें थी मैं आगे बढ़ना चाहता था नॉर्मल फील्ड में, बट कुछ कारणों से मैं उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाया जो कि नॉर्मल क्रिकेट थी जहाँ पर मैं खेल रहा था। डिस्ट्रिक्ट में खेला, इंटरस्टेट खेला, बट कुछ कारणों से तो उसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा, बड़ा नादान सा बचपन होता है गांव कस्बे की ज़िंदगी में। शहर में तो लोग अब जो करियर के तौर पर चुनते हैं बहुत छोटी उम्र में बच्चे के हाथ में बल्ला पकड़ा देते हैं, लेकिन गांव की अगर बात की जाए उस नादान बचपन में ही आपने सोच लिया था कि हम क्रिकेट में हाथ आजमाएंगे जी, कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई कि आप सक्षम की जगह अक्षम खिलाड़ियों को ट्रेनिंग क्रिकेट की दें, उनको आगे बढ़ते हुए देखें, उनको एक मुकाम तक ले जाएं, ये कहाँ से एक ख्वाब जागा आपके अंदर? देखिए, जैसे गांव में मैंने खेलना शुरू किया और जैसे जैसे मैं खेलता गया तो आगे काफ़ी जो चैलेंजेस थे मेरे लिए, तो मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि क्रिकेट के साथ अगर जुड़ा रहना है। तो मेरे एक कोच थे विक्रम सिंह जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस फील्ड में अगर रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक NAS क्वालिफाइड जो स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया से एक कोर्स होता है स्पेशल कोचिंग का, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में नॉलेज दी और उन्होंने बोला कि आप ऐसी स्टडी कीजिए जिससे कि आप लाइफ टाइम कोचिंग फील्ड में आ जाओगे। तो मुझे NAS करने का मौका मिला। मैंने स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया से, साइंस से, पटियाला से मैंने NAS कंप्लीट की। देन उसके बाद मैं भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का कोच पॉइंट हुआ और मैं तब मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे भी खिलाड़ी हैं हमारे देश में कि जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उनको भी कोचिंग करवाई जा सकती है। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था तब, क्योंकि जब मैंने NAS किया तो उसमें सिर्फ ये दिखाया गया था कि सिखाया गया था हमें कि खिलाड़ियों को आपने कैसे कोचिंग देना है, नॉर्मल खिलाड़ियों के बारे में बताया गया था, उसमें न कि अक्षम खिलाड़ियों के बारे में, दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में। सिर्फ मेरे को जो कोचिंग मिली थी वो सक्षम खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए मेरे को टिप्स बताए गए थे। मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि इन दिव्यांग खिलाड़ियों को भी कोई कोचिंग करवा सकता है। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रो में कहा कि लोग BCCI का नाम ज़ुबान पर रहता है क्रिकेट की वजह से, लेकिन DCCBI ये क्या है, किस तरह की संस्था है और इसका फैलाव कितना है, किस तरह के कार्यक्रम क्रिकेट के ये आयोजित करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, DCCBI बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे। जो आज पूरे इंडिया में जो अचीवमेंट्स आई है DCCBI की, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसमें बड़ी बड़ी अचीवमेंट आई है। जैसे कि मेरी कोचिंग में जब मैं कोच पॉइंट हुआ था तो मेरी कोचिंग में सबसे पहले एशिया कप
जो कि डीसीसीबीआई द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 5 देशों के टीमों ने भाग लिया था, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट एशिया कप 2015 में मेरी ही कोचिंग में भारतीय टीम ने जीता था। और उसके बाद ऑक्सीजन कप, थाईलैंड, मलेशिया यात्राएं और ट्रायंगुलर सीरीज बांग्लादेश जो ऑर्गेनाइज किया गया था बांग्लादेश द्वारा, तो उसमें भारतीय टीम ने जीत का परचम लहराया। तो काफ़ी बड़ी बड़ी जो श्रृंखलाएं हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो डीसीसीबीआई के थ्रू आई हैं। तो हरुण रशीद जी जो सेक्रेटरी हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। और काफ़ी लंबे समय से जो इन खिलाड़ियों के लिए जो बोर्ड बनाया गया, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम जो तैयार की गई, आज वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है और ऐसे खिलाड़ियों को चांस मिला है इतने बड़े लेवल पे खेलने का। किस किस फॉर्मेट में ये क्रिकेट होता है? अगर दिव्यांग क्रिकेट की बात करें, जैसे आम क्रिकेट को आप देखें तो टेस्ट मैच है, वनडे है, आईपीएल होता है, 2020 फॉर्मेट बहुत पॉपुलर है इस वक्त। तो ये दिव्यांग क्रिकेट किस किस फॉर्मेट में होता है? ये सभी फॉर्मेट है, जैसे कि T20 फॉर्मेट जो फेमस, जो मेन जो T20 फॉर्मेट चल रहा है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। बट अभी जैसे डीसीसीबीआई ने प्लान किया कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 50 ओवर्स के मैचेस होने चाहिए, या डेज मैच, टेस्ट मैच भी होने चाहिए। तो कुछ दिन बाद टेस्ट मैच भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, नेपाल के साथ श्रृंखला हो रही है टेस्ट मैच की। तो ये पहली टेस्ट श्रृंखला शुरू होने वाली है नेपाल के साथ भारतीय दिव्यांग टीम की। तो ऐसे ऐसे हर प्रकार के जो फॉर्मेट है वो डीसीसीबीआई ने शुरू किए हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिव्यांग खिलाड़ियों को मिल रहा है और बहुत अच्छा नाम भी जा रहा है दिव्यांग खिलाड़ियों का देश में। अच्छी बात है और ये एक तरह से बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाली बात है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अक्षमता का रोना रोते रहते हैं या मजबूरी जाहिर करते रहते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, आपकी ही तरह तबका है, दूसरे लोग हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ही एक पैशन का काम है एक खिलाड़ी को तैयार करना, उसको गढ़ना। जिस तरह की लोग, अब चूंकि जाहिर है दिव्यांगों को ही आप कोचिंग देते हैं, चुनौती क्या है आपके सामने कि क्या क्या मुश्किलें आती होंगी आपके सामने? बिल्कुल, मुश्किलें इन खिलाड़ियों के लिए ज़रूर आती हैं। जैसे कि जब फील्ड में उतरते हैं तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, पूरे फील्ड में कैसे फील्डिंग करना है, कैसे बैटिंग करना है। जब बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं बैट्समैन, तो जिसका पाम नहीं है उनको बहुत दिक्कत आती है, रनिंग करने में दिक्कत आती है और पूरे फील्ड में फील्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और जैसे ट्रैवलिंग का रहता है, जैसे नॉर्मल खिलाड़ी हैं हमारे तो ट्रैवलिंग उनका ईजी रहता है, बट इनके लिए ट्रैवलिंग करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पाँव नहीं है किसी खिलाड़ी के, किसी के हाथ नहीं है। तो मुश्किलों को तो ये बहुत फेस करते हैं। और फिनेंशियल सपोर्ट भी जो खिलाड़ियों को, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, नॉर्मल खिलाड़ियों को बहुत अच्छा जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है बीसीसीआई की तरफ से, वैसा अभी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। तो दिव्यांग खिलाड़ी जो भी है आगे जो लेवल पे खेलते हैं तो उतना उनको जो फैसिलिटी मिलती है वो इतनी नहीं मिल पा रही है जैसे कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को मिल रही है। खिलाड़ियों की एक प्रक्रिया होती है और कहाँ कहाँ से निकल के, तंग गलियों से निकलकर क्रिकेट के स्टेडियम तक खिलाड़ी पहुँचते हैं। कैसे ढूंढा जाता है कि किसी में पैशन है, वो दिव्यांग है, उसकी कोई मजबूरी है, उसको आप तक कैसे पहुंचाया जाए? एक प्रोसेस क्या होती है सिलेक्शन की भी, और इन लोगों का जुड़ाव आपकी संस्था से हो, आपसे हो, इसकी प्रक्रिया को थोड़ा समझाइए। इसमें जैसे बीसीसीआई का जैसे सेम फॉर्मेट है, बीसीसीआई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और रणजी ट्रॉफी खेलकर खिलाड़ी आगे आते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, भारतीय टीम से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसा ही दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी ऐसे ही खिलाड़ी अपनी अपनी स्टेट से निकल कर आते हैं और उनके जो बोर्ड अधिकारी रहते हैं, स्टेट के जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, वो आगे लिस्ट भेजते हैं अपने अपने खिलाड़ियों की, ये खिलाड़ी बैटर कर रहे हैं अपनी स्टेट की तरफ से। और फिर उसका जो सिलेक्शन रहता है आगे नेशनल टीम के लिए जो अदर कंट्रियों के साथ टीम खेलती है, तो वो प्रोसेस वैसा ही नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह ही निकल के आता है। और डीसीसीबीआई ऐसे खिलाड़ियों को स्टेट वाइज सेलेक्ट करती है और एक इंडिया टीम बनती है और वो फिर अदर कंट्रियों के साथ मैचेस खेलती है। कोई खिलाड़ी जहन में कोई याद जिसको शुरुआती दौर में देख के लगा हो कि यार थोड़ा कठिन है जी, और उसको जब आपने सिखाया हो और उसने बहुत अच्छा किया हो मैदान पर? देखिए, मुकेश कंचन जी हैं,
वो एक स्टिक पे खेलते हैं। मुकेश कंचन जी बहुत, उन्होंने एशिया कप में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, और उन्होंने जो स्टार्टिंग में एशिया कप में अपनी परफॉर्मेंस से भारतीय टीम के लिए एक अच्छा स्कोर किया और टीम को जीत का परचम लहराया। तो मुकेश कंचन जी एक ऐसे प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म प्लेयर हैं, और वो एक लाठी के साथ, जो कहते हैं बसाखी होती है, उसका सपोर्ट लेकर वो हिट करते हैं, और बहुत अच्छा गेम है उनका। और उसके अलावा धर्मेंद्र जी हैं, एक धर्मेंद्र प्लेयर है बहुत अच्छा, उसका पूरा लेग नहीं है, तो एक पूरा लेग कटा हुआ है, और एक ही लेग पर, एक ही टांग पर वो पूरी फील्ड में फील्डिंग करते हैं, और एक स्टिक का सहारा लेकर। स्टिक का भी सहारा बहुत कम लेते हैं। एक्चुअली वो जब बैटिंग करते हैं तो बैट का सपोर्ट लेते हैं। जैसे ही उनका बैलेंस डगमगाता है तो वो एक बैट को नीचे लगाकर अपना बैलेंस बनाते हैं, रन निकालते हैं, और पूरा फील्ड में वो एक ही टांग पर फील्डिंग करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे खिलाड़ियों को खेलने के लिए कि पूरे 20 ओवर में, अभी वो खिलाड़ी टेस्ट मैच में भी खेलेगा, बहुत मुश्किल है कि आप 90 रनिंग बिटवीन द विकेट, जी ये बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है कि 90 ओवर में आपने फील्ड भी करना और बैटिंग भी करना है, और एक टांग पर बैलेंस कैसे बन पाएगा। तो ये खिलाड़ियों का एक जुनून है इस गेम के लिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। उपलब्धियों की बात आपने की जी, लेकिन घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या खास उपलब्धियां रही हैं जिस टीम को आप कोच करते हैं? जी हाँ, उसकी उपलब्धियां जैसे मैंने पहले भी बात की कि एशिया कप सबसे पहला जो मेरी कोचिंग में, जब मैं कोच पॉइंट हुआ तो सबसे पहले जो अचीवमेंट आई थी मेरी कोचिंग में वो एशिया कप, भारतीय टीम ने एशिया कप जीता था। देन जो उसके बाद ऑक्सीजन कप श्रीलंका से, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज करवाई गई थी बांग्लादेश द्वारा, वो संयुक्त कप भारतीय दिव्यांग टीम के बीच में रहा, और वो सब अचीवमेंट जो है मेरी कोचिंग में आई है। फिर उसके बाद मलेशिया, थाईलैंड यात्राएं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं भारतीय दिव्यांग टीम ने मेरी ही कोचिंग में हासिल की हैं। तो आगे की भी जो सीरीज रहेंगी, मैं आशा करता हूं कि वैसे ही भारतीय टीम अच्छा करती रहे। जी, मिलती होगी। मुझे इन खिलाड़ियों से इंप्रेशन मिलता है कि ये खिलाड़ियों से मैं कुछ सीख रहा हूं और इनको सिखा भी रहा हूं। देखिए कितना मुश्किल होता है कि जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो कैसे बैटिंग करें, कैसे बॉल। तो मैं उनको गाइड करता हूँ, उन पे पहले मैं सर्च करता हूँ कि इन खिलाड़ियों को कैसे कोचिंग करवाई जा सकती है, तो फिर मैं आगे इनको टिप्स बताता हूँ। मौजूदा जो क्रिकेट है जी, उसमें पैसा बहुत है, ग्लैमर बहुत है, कहा जाता है कि धन वर्षा होती है एक तरह से। हाँ जी, आपको स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं, क्या उसके लिए जूझना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कोई खटकती है कमी आप में कि जितना ग्लैमर उस क्रिकेट में है उसके आड़ में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पहलू क्रिकेट का वो कहीं ना कहीं दबा जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ये खिलाड़ी आज के समय में इतना अच्छा गेम दिखा रहे हैं और इतना सभी इन्होंने दिल जीते हैं। सबसे पहले बड़ी बात है कि इन खिलाड़ियों ने सब देशवासियों के दिल जीते हैं, अपने गेम से दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छा गेम करते हैं ये, पूरे फील्ड में पूरा 50 ओवर्स, T20 ओवर्स या फिर 90 ओवर्स, ये पूरा ग्राउंड में रहते हैं। और जैसे कि अभी IPL चल रहा है, फ्रेंचाइजी IPL में सपोर्ट कर रहे हैं, वैसा इनके लिए अभी तक ऐसा सोर्स निकल कर नहीं आया, बट एक प्रयास जरूर किया गया था दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, एक शारजा में, दुबई में, जहां पर IPL हुआ था। जैसे कोविड चल रहा था, कोविड के बाद जो कहर था पूरे इंडिया में, तो कैंसिल हो गया था यहाँ पे IPL, तो फिर ऑर्गेनाइज किया गया था शारजा में, दुबई में। देन उसके बाद वैसे ही एक प्लेटफॉर्म दिव्यांग प्रीमियर लीग DPL, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, जो देश के सभी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग ऑर्गेनाइज की गई थी शारजा में, और बहुत बड़ी लीग थी, और उसमें सभी दिव्यांग खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, और सेम IPL जैसा फॉर्मेट था। तो वो प्रयास था कि IPL जैसा प्लेटफॉर्म दिव्यांग खिलाड़ियों को दिया जाए, और बहुत खुश भी हुए ये खिलाड़ी कि हमें IPL जैसा एक फॉर्मेट इंटरनेशनल स्टेडियम में शारजा में देखने को मिल रहा, और वो सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। दर्शक कितने मिलते हैं इस खेल को? क्योंकि जब आप स्टेडियम में खेलते हैं, एक जो क्राउड का शोर होता है, बहुत हौसला भी बढ़ता है खिलाड़ियों का उससे, और जिस तरह खचाखच भरे स्टेडियम में क्रिकेट मैच हम लोगों ने देखे हैं, आप लोग क्या महसूस करते हैं जब ये दिव्यांग क्रिकेट होता है? दर्शकों की कितनी संख्या होती है और कितना कौतूहल होता है?
देखिए, दर्शकों की बात करें तो अभी जैसे इतना डेवलप गेम नहीं हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं इस गेम के बारे में कि दिव्यांग खिलाड़ी भी खेलते हैं, बिना हाथ के बिना पाँव के ये भी खिलाड़ी खेलते हैं। तो दर्शक ग्राउंड्स में बहुत कम मिलते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है जब ये खिलाड़ी खेलते हैं। अगर किसी बड़े स्टेडियम में हो रहा है तो अगर उनके पास मैसेज जाता है इन चीज़ों का प्रेस के जरिए या फिर मीडिया के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए, तो फिर उनके पास जैसे मैसेज आता है तो वो उन मैचेस को देखने भी आते हैं। क्योंकि सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि जहां दर्शक ज़्यादा होंगे वहां कॉरपोरेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, वहां विज्ञापन ज़्यादा होंगे, वहां पैसा ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ें एक साथ होंगी तो इस क्रिकेट का या इस फॉर्मेट का ज़्यादा भला होगा जी। तो वो कहीं ना कहीं कमी खटकती है, बहुत कमी खटकती है। और ज़रूर ये देश में वो टाइम आएगा कि जिस दिन ये खिलाड़ी भी नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह, जैसे अभी लीग चल रही है, छोटा प्रयास किया गया था डीपीएल का, तो डीपीएल जो नेक्स्ट टाइम आएगा बहुत अच्छे लेवल पे आएगा और शारजा में ही ऑर्गेनाइज होगा। तो वो जब आएगा तो खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं वो एक स्तंभ बनेगा और उससे सपोर्ट भी मिलेगा दिव्यांग खिलाड़ियों को। और उसमें पूरे विश्व के जैसे आईपीएल सेम फॉर्मेट है वैसा ही डीपीएल भी बनाया गया, तो डीपीएल में अदर कंट्रियों के खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं। तो तब दर्शक और जो फ्रेंचाइजी हैं वो जरूर इस डीपीएल के साथ जुड़ेंगे और हमें आईपीएल जैसा फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। तब क्रिकेट की बारीकियां जब आप सिखाते हैं उन खिलाड़ियों को, उसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ शामिल होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे एनएएस में मुझे सिखाया गया, जो मैंने शिक्षा प्राप्त की स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया से एनएएस किया, तो उसमें न कि एक बैट्समैन के टिप्स सिखाए जाते हैं ना कि बॉलर के, उसमें एक ऑलराउंडर प्रदर्शन रहता है कि आपको सभी जो बेसिक रहते हैं स्टडी रहती है, कीपिंग की, बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, देन उसके बाद जैसे फिजिकल फिटनेस के बारे में भी बताया जाता है। तो प्रॉपर हमें जो गाइड किया जाता है वैसे ही हम खिलाड़ियों को आगे गाइड करते हैं। तो उसका रिजल्ट अभी दिव्यांग खिलाड़ियों से हमें देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खिलाड़ी। एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि जब आप क्रिकेट सिखाते हैं, हाँ जी, और अक्षम खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी, उनको आप सिखाते हैं, तो एक तो है क्रिकेट खेल सिखाना जी, लेकिन उन मन के हार है, मन के जीते जीत वाली बात है जी। उनके मन को कितना मजबूत करना, उस फ्रंट पर भी आप कैसे काम करते हैं? देखिए, जैसे ये खिलाड़ी खेलते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ये एहसास ना हो पाए कि हमारे अंदर ईश्वर ने ये कमी दी है जी, तो जिस भूमिका में वो हैं, जिस तरह से हैं, उसमें वो कैसे बेस्ट दे पाएं। देखिए, इन खिलाड़ियों को तो फील नहीं होता है, जहाँ तक मैं इनके साथ रहा हूँ इन खिलाड़ियों को बहुत कम फील होता है, बट ये इंस्पायर कर रहे हैं हम जैसे खिलाड़ियों को, हमारे जैसे कोचिज़ को, नॉर्मल खिलाड़ी को इंस्पायर कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। अगर हमारा कोई अंग कट भी गया है, भगवान ने अगर हमारे से कुछ छीना है तो कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव दिया है, कुछ ना कुछ, कि हम देश के लिए कुछ कर पाए। तो ये जो है हमें इंस्पायर कर रहे हैं, सभी खिलाड़ियों को, नॉर्मल खिलाड़ियों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है और हम भी बेहतर अपना गेम दिखा सकते हैं इस देश में। और देखिए, ये कितनी बड़ी बात दीपक जी कर रहे हैं कि जो लोग दिव्यांगता के शिकार होते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर वो भीख मांगते हैं अक्षमता का हवाला देते हुए, तो उनको भी एक मैसेज है कि उनके अंदर ईश्वर ने कुछ कमी दी है, वो ठीक बात है, लेकिन वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शिद्दत चाहिए। और उस शिद्दत को खुद के अंदर अगर आप पैदा करें और कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाए तो वो एक रास्ता खुलता है कामयाबी का। अब हम आपकी एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं जी। फिल्मों से भी जुड़ाव है आपका, फिल्मी दुनिया से भी जुड़ाव है, क्योंकि आपकी कुछ तस्वीरें मैं देखते रहता हूँ सितारों के साथ। वो जुड़ाव कैसे हुआ? क्योंकि दोनों अलग अलग पहलू हैं आपकी ज़िंदगी के, क्रिकेट का मैदान और एक फिल्मों की तरफ का रुझान। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल और किस्मत। ये दोनों चीज़ें इंसान को क्या पता कहाँ तक ले जाएं। अगर उस चीज़ का हमारे में जुनून है और हम पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ रहे हैं तो हम किसी भी मुश्किल में आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री, जिसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं था, और मैं जरूर टीवी मूवीज़ देखता था, चैनल पे सब एक्टरों को, सिंगर्स को देखता था, और कई बार मन में आता भी था कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में इतना अच्छा जो मैसेज देते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, सिंगर अच्छे अच्छे सॉन्ग देते हैं। तो मैं जैसे उनको देखता था तो कभी मेरे माइंड में भी आता था कि मैं भी इनकी तरह एक्टिंग, सिंगिंग करूं। बट जैसे मैं इस फील्ड से जुड़ा तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कोच पॉइंट किया गया, और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का जो कि अदर कंट्री है,
अफगान सेंसर बोर्ड का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मुझे कोच पॉइंट किया गया और वहाँ के सेलिब्रिटी चाहते थे कि हमारे बॉलीवुड जैसे हमारे CCL होता है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, तो वो चाहते थे कि ऐसे सेलिब्रिटियों के साथ, ऐसे एक्टरों के साथ हम एक दोस्ताना मैच करें और हमारा दोनों देशों का जो फिल्म इंडस्ट्री का है वो एक फ्रेंडशिप आगे बढ़े और दोस्ती जो है कहते हैं कि मजबूत, जैसे इंडिया में भी रहता है, बहुत सी स्टेट हैं जिनके एक्टर हैं पंजाबी मूवीज़ के, साउथ मूवीज़ के, तो वो चाहते हैं कि हमारा बॉलीवुड के साथ अच्छा तालमेल रहे, सब बॉलीवुड एक्टरों के साथ अच्छे लिंक रहें। तो वैसे अफगान सेंसर बोर्ड के एक्टर भी चाहते थे कि हम इनके साथ दोस्ताना मैच खेलें। तो तब मुझे सेंसर बोर्ड से, अफगान सेंसर बोर्ड से एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और वहाँ के सेलिब्रिटी स्पेशल हरियाणा में मेरे घर पे आए, रुके, वहाँ पे स्टे किया और उन्होंने मुझे कोच पॉइंट किया। तो मेरे लिए खुशी से बढ़कर था वो मैसेज कि मैं अदर कंट्री की फिल्म इंडस्ट्री का जो मेरे सपने थे, जिन एक्टरों को मैं देखना चाहता था, टीवी पे देखता था, उनको मैं कोचिंग करवाऊंगा। तो तब मेरा जो सफ़र है कोचिंग का, जो फिल्म इंडस्ट्री का, तब से शुरू हुआ और हमने एक मेगा इवेंट भी किया था दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट किससे मुलाकात हुई उस दौरान आपकी? जी, तब मेरी सबसे पहले मुलाकात ऐसे सेलिब्रिटी जो कि अपने आप में फेमस हैं, अपने आप में बॉलीवुड में एक पहचान है, सुनील शेट्टी जी, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और अन्ना जी के नाम पे बहुत फेमस है। और जब मैं उनसे मिला तो उनकी एक धड़कन मूवी बहुत दिलों में राज करती है, वो मूवी को जितनी बार भी देखा जाए उतना कम है। तो तब मैं उनसे मिला तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उनके साथ डिस्कस करने के, सिर्फ मैंने एक खिलाड़ी के बारे में जरूर चर्चा की थी जिसके दोनों शोल्डर नहीं थे। तो अन्ना जी जरूर हैरान रह गए उस चीज़ को सुनते ही कि ये खिलाड़ी कैसे खेल सकते हैं। तो मुझे कोच पॉइंट किया गया। फिर हमने एक मेगा इवेंट किया मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में और वहाँ पर सब सेलिब्रिटी आए हुए थे, आदित्य पंचोली जी, अरमान कोहली जी, अरुण बख्शी जी, जीतू वर्मा, जो शबीर अहलूवालिया, जितने भी सेलिब्रिटी CCL में जितने भी एक्टर हैं मैच खेलते हैं, उसमें से कुछ जो फेमस हस्तियां थी वो उस इवेंट में पहुंची और उन्होंने 4 चांद लगा दी और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। सुनील शेट्टी साहब जो हैं वो बेहतरीन अदाकार तो हैं जी, बिजनेसमैन भी हैं और चैरिटी भी खूब करते हैं, आमतौर पे बहुत सारे कलाकार करते हैं। कहीं कोई मदद उनसे मिलती है दिव्यांग क्रिकेट को एनरिच करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए आपको? नहीं, फिलहाल तब हमने एक जैसे इवेंट किया था तो तभी मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। देन उसके बाद सिर्फ मैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री का कोच पॉइंट हुआ तो सिर्फ वो डिस्कस हो रही थी उनके साथ कि एक इवेंट करना है अफगान सेंसर बोर्ड का और बॉलीवुड का, तो वो मुंबई में प्लानिंग चल रही थी। तो उसके बाद जैसे कोविड आया तो 2 साल कोविड रहा, तो वो जो इवेंट की प्लानिंग थी वो इवेंट नहीं हो पाया किसी कारण। तो तब सब सेलिब्रिटियों से मिला, CID, आदित्य, दया, अभिजीत, फ्रेडी, शिवाजी सातम, तो इन सब से मेरी मुलाकात तब हुई। जो है जीतू वर्मा के नाम पे बड़ी अच्छी पहचान है, सोल्जर मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा करैक्टर निभाया है, चाइना गेट मूवी में बहुत अच्छा करैक्टर है, तो उनके साथ तब मेरी डिस्कस हुई थी। तो तभी मैं सब एक्टरों से दीपक भाई एक बात ये भी बताइए कि आप सुना है सिंगिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, और सबसे अच्छी भूमिका आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे अच्छी भूमिका तो देखिए क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर का करैक्टर होता है कि वो हर फील्ड में अपने आप को साबित करे, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे फील्डिंग है, वो अपने आप को साबित करे, अपना अच्छा प्रदर्शन करे। वैसे ही मैंने उन चीजों को देखा, समझा कि अगर हम क्रिकेट में एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में ऑलराउंडर क्यों नहीं कहला सकते? हम अपनी लाइफ में भी सब कुछ कर सकते हैं अगर उसका जज्बा हो, उसका जुनून हो और शिद्दत हो, पैशन हो उस चीज को करने का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं क्रिकेट जैसे ऐसे मुश्किल गेम में ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा हूं तो मैं नॉर्मल जैसे फिल्म इंडस्ट्री में है तो मैं उसमें अपने आप को क्यों नहीं साबित कर सकता? और तो आप बेहतर साबित और ज्यादा कर सकते। तो मैंने उसमें मॉडलिंग भी किया, सिंगिंग भी किया और मेरे 2 सॉन्ग आए देश के लिए। मैंने पॉजिटिव मैसेज दिया मैंने देश के लिए कि एक देश के लिए अच्छा मैसेज जाए जिससे कि खिलाड़ी इंस्पायर हों, खिलाड़ियों को मोटिवेट कर सकें। तो वो मैंने 2 सॉन्ग जश्न हिंदुस्तान अभी वर्ल्ड कप पे रिलीज हुआ था, वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन वो गाना रिलीज हुआ था, बहुत ही अच्छा जश्न हिंदुस्तान सॉन्ग था। और एक जीत का जश्न जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में बताया गया, दिव्यांग खिलाड़ियों को दिखाया गया उसमें कि ये कैसे खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये 2 सॉन्ग आए थे मेरे बहुत फेमस सॉन्ग। अगर मैं कहूँ कि कुछ गुनगुना दें आप और वो मोटिवेट दूसरों को कर सके
तो प्लीज़ कुछ लाइनें हो बिल्कुल। ये जश्न हिंदुस्तान गाना आया था कि तिरंगे की शान के हम, प्यारे हिंदुस्तान के हम, प्यार बांटना रीत हमारी दुनिया को दिखलाएंगे, हम प्यारे, अरे प्यारे, हम हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। तो ये जश्न हिंदुस्तान सॉन्ग जो अभी मैंने जस्ट रिलीज हुआ है 1 महीना पहले वर्ल्ड कप वाले दिन, तो ये बहुत जबरदस्त सॉन्ग बना है। और बताइए इस गाने के बारे में कि लिखा किसने, इसको गाया आपने है जी, कंपोज किसने किया था? एक्चुअली ये सॉन्ग जो है रमेश विंजा जी मेरे बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा, इसके लिरिक्स दिए, और उसके बाद हरियाणा के राजू पंजाबी जी बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं हरियाणा राजू पंजाबी जी, और आज तो नहीं है वो इस दुनिया में, और बहुत मुझे दुख भी हुआ, बहुत अच्छे मित्र थे। और उनके स्टूडियो से, राजू पंजाबी के स्टूडियो से ये म्यूजिक हुआ है, और संजू जो उनके भांजे हैं उन्होंने ये सॉन्ग का म्यूजिक किया। देन ये इस गाने को मैंने अपनी आवाज दी है, मैंने ये गाना गाया है, और जश्न हिंदुस्तान आज पूरे देश में गूंज रहा है। तो ये गाना मैंने गाया, और जीत का जश्न सॉन्ग भी मैंने ही गाया था। मुझे याद आ रहा है जो आपकी मैं स्टोरी सुन रहा हूँ कि पिछले दिनों एक फिल्म आई थी घूमर जी, आपने देखी है? हाँ जी, घूमर। क्या उसकी कहानी आपसे इंस्पायर्ड है या को रिलेट करती है आपस में? बिल्कुल, जैसे वो मूवी आई तो उसका मैंने ट्रेलर देखा, तो एकदम जैसे उसमें दिव्यांग लड़की दिखाई गई है, तो एकदम मैं ना एकदम शॉक हुआ कि कैसे इस मूवी में अभिषेक बच्चन एक दिव्यांग लड़की को, जिसका वो पहले तो नॉर्मल क्रिकेट खेल रही है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट से हाथ कट हो जाता है, देन फिर वो लड़की अपने आप को साबित करती है और देश की टीम में खेलती है। वैसे ही मैं एक नॉर्मल लाइफ में ऐसे खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा हूं, तो मैंने जैसे उसका ट्रेलर देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कि वो देश में उन्होंने मैसेज दिया है कि दिव्यांग खिलाड़ी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और बिना हाथ ना होते भी देश के लिए वो जीत हासिल कर सकते हैं। तो अभिषेक बच्चन जैसे उस लड़की को कोचिंग कराता है, श्यामी खैर, उस हीरोइन का नाम श्यामी खैर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर उसने निभाया है, और बेस्ट किरदार में उसने एक मोटिवेट किया है सभी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो अभिषेक बच्चन जैसे उनको कोचिंग करवाता है, उसको सिखाता है कि आप ऐसे इंडिया टीम में खेल सकते हो और ऐसे इंडिया टीम को चैंपियन बना सकते हो, तो वैसे मैं रियल लाइफ में इन दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा हूँ, और मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। वो तो एक रियल लाइफ की बात होगी, स्टोरी हो गई, आपकी तो रियल स्टोरी है, रियल लाइफ की है। कभी आपने ये मैसेज देने की कोशिश की, पहुंच बनाने की कोशिश की कि अभिषेक बच्चन तक भी ये बात पहुंचाई जाए, या कभी मुलाकात हो तब आप बताएं कि आप इसी तरह उन्होंने जो फिल्म में काम किया आप असल ज़िंदगी में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा चैनल के माध्यम से भी, और अगर मेरी आवाज़ उन तक जाती है और जब मैं उनको कभी इन फ्यूचर में मिलता हूँ तो ज़रूर मैं अभिषेक बच्चन साहब या अमिताभ बच्चन साहब के साथ जरूर डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये मूवी है, घूमर मूवी है, ये आई है, बहुत अच्छा इसने मैसेज दिया है, सब लोगों के दिल जीते हैं, और बॉलीवुड में एक पहचान बनाई है इस मूवी में। तो इसकी स्टोरी कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसी नॉलेज में है मेरे कि मैं उनके साथ जरूर उस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। ऐसी स्टोरी एक मेरे पास और है, और मैं वो कभी अगर मुलाकात होती है और मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ मेरी जल्द मुलाकात हो जाए, और अभिषेक बच्चन जी के साथ मेरी मुलाकात जैसी होगी तो मैं इस मूवी के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूँगा, और इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक स्टोरी और बताना चाहूँगा। श्यामी खैर जी को भी मैंने 1-2 बार मैसेज भी किया है इस चीज़ के लिए, तो जरूर अगर जैसे श्यामी खैर जी और अभिषेक बच्चन जी के साथ मेरी मुलाकात हो जाती है, जो प्रोड्यूसर हैं आर बाल्की जी, अगर उनके साथ मेरी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं एक मूवी और दर्शकों के लिए निकल कर आ सकती है। तो मेरा प्रयास जरूर है कि उनके तक उनके पास मेरा मैसेज पहुंचे, और मैं जरूर चाहूंगा कि वो जल्द मैसेज आए और अभिषेक बच्चन जी के साथ मेरी मुलाकात हो। जी, कोई ख्वाहिश है आपके अंदर, जिन लोगों से आप मिलते हैं, फिल्मी सितारों के संपर्क में रहते हैं, कभी उन्होंने ऑफर नहीं किया कि आप कि ज़िंदगी पर कोई फिल्म बनाई जाए, आप उसमें काम करें, फिल्म में आप भी एक्टिंग में उतर आएँ?
कोई सुझाव आया अब तक? जी, ऐसा सुझाव जैसे मैंने घूमर मूवी को देखा तो मेरे माइंड में जरूर आया कि जैसे अभिषेक बच्चन ने एज ए कोच उस लड़की को कोचिंग दी है, तो कहीं ना कहीं मैं भी अगर बॉलीवुड की किसी ऐसी मूवी में मुझे ऐसा किरदार निभाने का मिलता है तो मैं अपना बेस्ट करना चाहूँगा। और मुझे विश्वास है कि ऐसा ना ऐसा एक दिन आएगा कि मैं ऐसी जो क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई मूवीज़ हैं, जो स्टोरी हैं, उनमें मुझे वो करैक्टर मिल सकता है। और ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, मेरे साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अभिषेक बच्चन जी और आर बाल्की जी, उनके साथ मेरी मुलाकात हो और कहीं ना कहीं नेक्स्ट मूवी का जो है वो प्लान हो सकता है। तो मैं ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ कि किरदार जी को आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, क्योंकि एक जेन्युइन कैरेक्टर आपके अंदर जो है वो और पर्दे पर उभर के आएगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मूवीज में भी मैं अपना बेहतर कर पाऊं और उस मूवी के लिए बहुत प्लान है मेरे दिमाग में। पूरी स्टोरी, जैसे कहते हैं कि एक पिक्चर है, जैसे एक स्क्रीन पे चल रही है, वैसे मेरे माइंड में हमेशा चलती रहती है कि अगर घूमर मूवी आई है तो नेक्स्ट मूवी का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो ऐसा रहेगा और नेक्स्ट स्टोरी ऐसी आएगी। तो जैसे ही अभिषेक बच्चन जी के साथ या अमिताभ बच्चन जी के साथ, इनके साथ अगर बाय द वे मेरी इन फ्यूचर मुलाकात हो जाती है तो मैं इस चीज़ के लिए अच्छा मैसेज देना चाहूँगा। और मुझे विश्वास है अंदर से, कहते हैं कि दिल से कोई काम किया जाए तो वो जरूर सक्सेस होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक दिन वो मौका भी मुझे मिले कि जैसे मैं इस फील्ड में अपने आप को बेहतर साबित कर रहा हूं तो मैं मूवी में भी एक पॉजिटिव मैसेज दे पाऊं इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए और देश के लिए एक अच्छा मैसेज जाए मेरी तरफ से। दीपक जी, मैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ रुक कर रहा हूँ। मदद सरकार के स्तर पर जब होती है किसी भी संस्था की, किसी भी खेल की या किसी भी काम में, तो एक बड़ी मदद हो सकती है और दूर तक मैसेज जाता है, दूर तक आपके नई कामयाबी के रास्ते भी खुलते हैं। क्या कभी आपने बतौर कोच हरियाणा सरकार से मदद मांगी या भारत सरकार से मदद मांगी, और अगर मांगी तो क्या वो मदद मिली आपको? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आज आपने, और इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जैसे हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित कर रही है, बहुत सम्मानित भी कर रही है। और जैसे हरियाणा सरकार की तरफ से जैसे माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी खेल मंत्री, सीएम तो है ही हैं, साथ में उनके पास खेल मंत्री का भी ओहदा है, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज जरूर उनके पास है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मेरे थ्रू गया हुआ है, उसकी फाइल्स वगैरह सब सबमिट है कि दीपक कंबोज ऐसे ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा है। और हमारे जो लोकसभा सांसद हैं, जो सिरसा से लोकसभा सांसद हैं श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, उनके पास प्रॉपर मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हैं, उनके साथ प्रॉपर मेरी चर्चा भी हुई है। हमारे विधायक हैं रतिया के श्री लक्ष्मण नापा जी, उनके साथ भी प्रॉपर चर्चा हुई है और वो हर चीज़ प्रोसेस में है। बट अभी तक वो मुझे जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो अभी तक नहीं मिल पाया। बट मुझे पूरा हरियाणा सरकार से उम्मीद है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और सरकार अगर चाहेगी तो ज़रूर वो सम्मान मुझे एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो मैं मैडम के लिए भी ज़रूर, मैडम जैसे मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं, सुनीता दुग्गल मैडम बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, तो वो सम्मान को ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत जल्द वो मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल मिलेगा और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ और मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है कि वो कहानी छोड़ती है मुद्दतों अपना असर, जिस कहानी का कभी किरदार मरता ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं आखिरी में बस एक सवाल यह और करना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं। जी हाँ। कम एज के बच्चों को मैंने देखा है, बड़े बुजुर्गों को भी देखा है। दिव्यांगता के हवाले से वो एक तस्वीर पेश उनकी वो ये करते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। और भीख हालांकि बहुत बुरी चीज़ है, समाज में अभिशाप की तरह है। तो ऐसे तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज दे ही देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंसान के अगर जुनून हो उस चीज़ को करने का, अगर पॉजिटिव सोच हो तो हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी हमें मिली है तो हम गिर गिर कर, जब पैदा होता है एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत कुछ सीखता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, फिर कभी उठता है, तो धीरे धीरे वो बढ़ना सीखता है। तो एक स्ट्रगल भी ऐसा ही है, कभी भी उसमें किसी भी खिलाड़ी को हार नहीं माननी चाहिए, वो चाहे दिव्यांग है खिलाड़ी, चाहे वो सक्षम खिलाड़ी है।
नॉर्मल खिलाड़ी भी अच्छा कर सकते हैं और दिव्यांग खिलाड़ी भी अच्छा कर सकते हैं, बट हमें पॉजिटिव सोच लेके जाना चाहिए, क्योंकि कई बार खिलाड़ी क्या नर्वस हो जाते हैं। अगर आज उनको सक्सेस नहीं मिल रही है तो वो क्या कई बार वो उस चीज़ से, उस पटरी से उतर जाते हैं कि हम गेम को छोड़ रहे हैं, इस गेम में हमारा कुछ नहीं बनेगा। बट अगर वो पॉजिटिव सोच रखेंगे तो जरूर एक दिन ना कामयाब होंगे, क्योंकि हार के आगे जीत है और जीत तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है, इसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। तो किसी भी खिलाड़ी को नर्वस नहीं होना चाहिए, अपना जो भी है बेस्ट प्रदर्शन करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मेरा यही मैसेज रहेगा। और एक मैसेज जरूर रहेगा कि जैसे नशा, बहुत से ऐसे जुआ जो अभी है, यंग हैं जो बच्चे हैं, वो नशे की तरफ ज़्यादा चपेट में आते जा रहे हैं। तो वो नशों से बचकर अगर खेलों की तरफ ज़्यादा आए तो उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास बहुत अच्छा, उनके पास एक नया लाइफ मिलेगा उनको। तो अगर वो नशे से हटकर ऐसी गेम्स को खेलते हैं, उसमें देश का नाम भी होगा, अपने गांव का नाम, अपने विलेज का, अपने माता पिता का नाम भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि नशे से हटकर सभी खिलाड़ी हैं जो वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और स्पोर्ट्स को महत्व दें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक अंबोज जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की बातचीत में। और दिव्यांग क्रिकेट की दुनिया क्या है, कैसी दुनिया है, क्या कुछ होता है, वो आपने तफसील से बातें बताई। तो आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अन्य तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।